सो गाइज, हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, आप सभी को पता ही होगा। और हम लोग अभी पत्थलगांव विधानसभा में घूम के आए हैं और हमारे साथ हैं रविंद्र थ्वाइट जी। रविंद्र थ्वाइट जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद सरोज जी। रविंद्र थ्वाइट जी के बारे में बता दूं फ्रेंड्स, ये नई दुनिया के पत्रकार हैं और खबर भारत के रिपोर्टर हैं। तो बहुत ज़्यादा दौरा करते हैं हमारे क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा जानकारी रिपोर्टर लोग के पास ही रहती है। किसी की जानकारी चाहिए तो रिपोर्टर लोग से अगर आप पूछेंगे तो सही जानकारी मिल जाएगी। हम आज चर्चा करेंगे रविंद्र जी से कि हमारी जसपुर विधानसभा, कुनकुरी विधानसभा और पत्थलगांव विधानसभा के बारे में। तो रविंद्र जी, मैं जसपुर के काफ़ी प्रत्याशी लोग से बात किया, मिला, उन लोग सब जीत की दावा कर रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या निर्दलीय तक जीत का दावा कर रहे हैं। क्या लगता है अभी जसपुर विधानसभा की स्थिति किस टाइप से है? किधर पल्ला भारी नज़र आता है? देखिए सरोज जी, क्या है कि इस बार जसपुर विधानसभा में 11 प्रत्याशी हैं। हाँ, 11 प्रत्याशी सब मिला के। इसमें एक और जहां कांग्रेस की ओर से विनय कुमार भगत जी, जो अभी सिटिंग एमएलए हैं, वो चुनाव के मैदान में हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से रायमुनि भगत, जो 3 बार जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। इनके अलावा दोनों पार्टियों की ओर से 3 बागी प्रत्याशी भी इस बार मैदान में हैं। इनमें कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी कहा जा सकता है प्रदीप खेस, जो एक निजी स्कूल के संचालक हैं, वो पर्चा दाखिल किए हैं। और भारतीय जनता ईसाई महासभा के बहुत ज़्यादा सपोर्ट, हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आदिवासी ईसाई महासभा जो है वो प्रदीप खेस को सपोर्ट कर रहा है। और अगर ऐसा है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। ईसाई वोट जो है ये कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता है। तो ऐसे में अगर प्रदीप खेस जी ईसाई वोट में अगर सेंध मारने में सफल होते हैं तो विनय भगत और कांग्रेस की जीत की राह जो है बहुत ही मुश्किल होने वाली है। इसी प्रकार हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी का गढ़ रहा है। और छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी 15 साल बाद हारी है, लेकिन जसपुर विधानसभा ऐसा है जहां भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 35 साल एक छत्र राज किया है। 35 साल के बाद 2018 में भाजपा जो है चुनाव हारी थी। अब इस सीट पर दोबारा काबिज होना भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कारण ये है कि जो पिछले बार भारतीय जनता पार्टी की हार में बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे प्रदीप दीवान जी, वो इस बार फिर से मैदान में उतर चुके हैं। और उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के ही सोनक्यारी मंडल के पूर्व अध्यक्ष रहे मनोज भगत, ये भी अपने क्षेत्र के एक जाने माने नेता हैं, अच्छे पकड़ वाले आदिवासी नेता हैं। ये भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में कूदे हुए हैं। तो ये दोनों कितना वोट काटते हैं और उसकी भरपाई भाजपा किस प्रकार करती है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और आम आदमी की किस टाइप से भूमिका है जसपुर विधानसभा में? आम आदमी पार्टी की भूमिका में निर्दलीय प्रत्याशियों की से कम मानता हूँ। अच्छा। आज के जो प्रत्याशी हैं, टोप्पो जी हैं, जो बगीचा के रहने वाले हैं जी, ये लगभग अनजान से व्यक्ति हैं उम्मीदवार। और पिछले 2 साल से सरहुल भगत जी का नाम चल रहा था इसमें। अचानक अंतिम समय में ना जाने क्यों पार्टी ने प्रत्याशी को बदला है। तो इसका असर आपको स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस में देखने के लिए मिलेगा जी। और जनता जोगी पार्टी जो है, सरहुल भगत टिकट लिए हैं, उनका किस टाइप से है क्षेत्र में? सरहुल भगत जी आदिवासियों में नेताओं में पुराने नेता हैं। पहले कांग्रेस से जसपुर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। उससे पहले एक बार वो निर्दलीय रूप में भी विधानसभा चुनाव में लड़ चुके हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको जो भी वोट मिलेगा उसमें अधिकांशतः वो कांग्रेस की वोट में ही, वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। अच्छा। इसलिए कांग्रेस को अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए बहुत ही विशेष ध्यान देना पड़ेगा जी। इस टाइप से है जसपुर विधानसभा की स्थिति मतलब जी। और कुनकुरी विधानसभा की बात करें तो कुनकुरी में किस टाइप से हाल है? जी, कुनकुरी में भी 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि यहाँ
दो बड़े नेताओं के बीच सीधी टक्कर देखने के लिए मिल रही है। भाजपा की ओर से विष्णुदेव साय मैदान में है। विष्णुदेव साय जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। रायगढ़ लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रहे हैं। तपकरा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो उनके पास प्रतिनिधित्व करने का एक बहुत लंबा अनुभव रहा है। वहीं हम दूसरी ओर बात करें कांग्रेस प्रत्याशी की यूडी मिंज की तो वो 2008 में कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। 2013 में वो फिर 2018 में वो फिर विधानसभा में उतरे थे और विधानसभा में पहुंचने में कम मार्जिन से ही सही लेकिन सफल हुए थे। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये हमारे ज़िले के 3 विधानसभा क्षेत्र में इकलौता ऐसा सीट है जहाँ ईसाई मतदाताओं की अधिकता है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि हार और जीत जो है ये ईसाई मतदाता तय नहीं करते। अच्छा। यहाँ हार और जीत तय होता है कंवर, रौतिया और महाकुल मतदाताओं के। यही कारण रहा है कि अगर हम 2018 को छोड़ दें तो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी जीतते रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पे आम आदमी की पकड़ किस टाइप से है? आम आदमी पार्टी से लेओस मिन जी मैदान पे हैं, अपनी ओर से अच्छा जोर लगा रहे हैं। अब इनको देखना पड़ेगा कि जी जो मसीही मतदाता हैं इनसे कितना सपोर्ट मिल पाता है। मतलब यहाँ पे पल्ला भारी किसका नजर आ रहा है? बीजेपी की, कांग्रेस? नहीं, आज के डेट में हम किसी का पल्ला भारी नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत ही कांटे का टक्कर हमको देखने के लिए मिलेगा 3 तारीख को। अच्छा, तो इस टाइप से कुनकुरी का है जी। और पत्थलगांव विधानसभा की बात करें तो पत्थलगांव विधानसभा के बारे में? जी, पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र से 8 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन प्रमुख मुकाबला रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सांसद भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री गोमती साय और कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले 8 बार से पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे राम पुकार सिंह जी के बीच में है। जहाँ तक अभी के चुनाव परिस्थिति की बात है तो गोमती साय को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पत्थलगांव में भाजपा की स्थिति बहुत तेज़ी से सुधरी है। अच्छा। कारण ये है कि वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। संसद में रायगढ़ लोकसभा की बात उठाने के उनकी विशेष पहचान बनी हुई है। तेज़ तर्रार हैं, बोलने में बहुत अच्छी वक्ता भी हैं गोमती साय। लोगों के बीच अच्छा पकड़ है। पूरे चुनाव जीतने के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में सक्रिय भी रही हैं, तो उनकी एक अच्छी पहचान है। और वहीं हम राम पुकार सिंह जी की बात करें तो वो एक बहुत ऐसे नेता हैं जिनका सम्मान विपक्षी पार्टियों के नेता भी करते हैं। अच्छा। बाबू जी के नाम से प्रसिद्ध हैं वो। और उनकी खासियत ये रही कि वो बहुत ही सरल स्वभाव के और मिलनसार व्यक्ति हैं। और वो चुनाव किस प्रकार से जीतते हैं ये आज भी अपने आप में एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। अच्छा। जब लोगों को लगता है कि राम पुकार सिंह जी का हार निश्चित है, लेकिन अब जब चुनाव परिणाम सामने आता है तो लोग चौंकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, तो अभी लोग बोल जरूर रहे हैं कि भाजपा की स्थिति मजबूत है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पत्थलगांव विधानसभा में भी अंतिम क्षण तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हो जाएगा। जी। और पत्थलगांव हमेशा जिला की मांग उठती रहती है वहाँ के जनताओं द्वारा, और धूल मुक्त शहर नहीं बन पा रहा है, उसका असर देखने को मिलेगा चुनाव में? जी बिल्कुल। जिला का गठन जो है पत्थलगांव क्षेत्र के लिए एक बहुत ही संवेदनशील और लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा है। हालांकि अगर हम बात करें कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में, तो पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र में बागबहार को तहसील का दर्जा देकर कांग्रेस ने एक बड़ा काम किया है, तो ये भी एक कांग्रेस के पक्ष में है। ये जो जिला गठन नहीं होने वाला मामला है, इसको बहुत कुछ तक ये मुद्दा जो है मेंटेन कर सकता है।
और कुनकुरी विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी बहुत लोग हैं, तो वो लोग मत को प्रभाव डालेंगे क्या? जी देखिए, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के बारे में एक बहुत दिलचस्प विषय मेरे घूमने के दौरान आया। ये मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का इकलौता ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां इन दिनों चुनाव का मुद्दा गुंडागर्दी बना हुआ है। अच्छा जी, अभी भाजपा का जो नामांकन रैली था, इसमें शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी आए हुए थे। इन्होंने बलराम मंच में से जो उनका संबोधन हुआ, इसमें कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए हैं यूडी मिंज, इनके ऊपर आरोप लगाया कि वो गुंडागर्दी करते हैं। और उसके बाद मैंने स्वयं यूडी जी से भी बात किया, तो उनका कहना था कि भाई मैं गुंडागर्दी अगर करता हूं तो विकास कार्यों के लिए करता हूं, अच्छा, जनता के हित के लिए करता हूं, जहां उनका अधिकार का अतिक्रमण होते रहता है उसकी रक्षा के लिए करता हूं। वहीं भाजपा गुंडागर्दी को एक बड़ा मुद्दा बनाकर मैदान में उतर रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा अनोखा चीज़ है कि जहाँ लोग विकास की बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, जाति की बातें करते हैं, तो कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में गुंडागर्दी को लेकर अभी मुद्दा गरमाया हुआ है। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प मामला है और आने वाले दिन में देखना पड़ेगा कि जैसे जैसे चुनाव प्रचार तेज होता जाएगा, गुंडागर्दी का ये मामला भी तेज होगा। जी, और निर्दलीय प्रत्याशी किस टाइप से प्रभाव डालेंगे उसके बारे में बताया नहीं? निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका कुनकुरी क्षेत्र में बहुत खास नहीं रहती है। नहीं रही ना? बिल्कुल नहीं रहती है। यहाँ हमेशा से दो ही पार्टियों के बीच में सीधी टक्कर रहती है, कांग्रेस और भाजपा। इसलिए वहाँ निर्दलियों की भूमिका कम से कम कुनकुरी और पत्थलगांव में बहुत विशेष नहीं रहने वाला है। निर्दलियों की भूमिका आपको सिर्फ जशपुर विधानसभा सीट में देखने के लिए मिलेगी। अच्छा जी। रविंद्र जी, हमारे जशपुर जिला के मुख्य मुद्दे क्या हैं? जी देखिए, जशपुर जिला जिसमें 3 विधानसभा क्षेत्र है, तीनों ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी हमारा जिला जो है शिक्षा के हिसाब से बहुत ही आगे है। यहाँ जागरूक मतदाता देखने के लिए मिलते हैं। राजनीति के हिसाब से अगर हम देखें तो धर्म परिवर्तन जो है ये एक मुद्दा रहा है, लेकिन इस बार हमको एक अलग ही मिजाज देखने को मिल रहा है मतदाताओं का। मतदाताओं के मन में इस बार सिर्फ विकास की बातों को ही हावी है। अगर मैं जशपुर विधानसभा क्षेत्र में बात करूं तो यहाँ सड़कें और किसानों की समस्या, इस पर ही प्रमुख रूप से बात हो रही है। सड़क की अगर हम बात करें तो जशपुर से जो सन्ना का रोड है, ये राजनीति का प्रमुख बिंदु रहा है बीते 5 साल से। भाजपा के शासनकाल में ये सड़क बना तो सही 50 किलोमीटर का, लेकिन बीच जो 10 किलोमीटर है ये छूटा हुआ है। और ये छूटी हुई जो 10 किलोमीटर की सड़क है, इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच में तकरार देखने को मिलता रहा। ऐसे ही दूसरा एक प्रमुख विवाद का केंद्र रहा दमेरा से चराईडांड का सड़क। इस सड़क को कुमार दिलीप सिंह जूदेव का सपना कहा जाता है। इस सड़क की सबसे पहले परिकल्पना उन्होंने की थी और भाजपा के शासनकाल में ही इस सड़क के निर्माण के लिए बजट भी जारी हुआ। लेकिन 2018 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद कांग्रेस के जो विधायक हैं, यूडी मिंज कुनकुरी के विधायक हैं, इन्होंने इसके निर्माण में कई प्रकार की अनियमितता उजागर की। इसकी जांच भी हुई, जांच में अनियमितताओं की पुष्टि भी हुई। इस विवाद में फंस के ये सड़क अधर में लटका हुआ है। तो इस सड़क को लेकर भी भाजपा ने पदयात्रा किया, विरोध प्रदर्शन किया। तो ये सड़क को लेकर राजनीति चलता रहा है और अभी हम विधानसभा चुनाव में भी देख रहे हैं कि सड़क का मुद्दा मतदाताओं के मन में प्रमुखता से चल रहा है। जी, और किसानों का प्रमुख मुद्दा क्या है? जी देखिए, हमारा जशपुर क्षेत्र जो है ये उद्योग विहीन क्षेत्र है। यहाँ लोगों की आय का प्रमुख जरिया खेती किसानी ही रहा है। जशपुर जो है टमाटर, मिर्ची, आलू, टाऊ और अब तो चाय के लिए भी जाना जाता है हमारा जशपुर। लेकिन इन
मीडिया की सुर्खियों से अगर हम अलग हट के देखें तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या रही है अपने फसल को ये बेचे कहाँ। मिर्ची यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, आलू बहुत होता है, टाऊ बहुत होता है, लेकिन स्थानीय बाज़ार नहीं है। लोगों को, किसानों को अपने फसल बेचने के लिए दलालों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, जिसका एक बहुत बुरा परिणाम हम 2016 में देखे थे, जब किसानों को, टमाटर उत्पादक किसानों को अपने फसल का 1 रुपये, आप कल्पना कीजिए कि किसानों को 1 रुपया किलो नहीं मिल रहा था टमाटर का। आज जब लोग 200 रुपये टमाटर हुआ तो लोग आसमान को सिर पे उठा लिए कि टमाटर का रेट 200 रुपये हो गया। लेकिन जब किसानों को दलाल 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं थे, उस समय किसानों का ध्यान उस समय तक किसी के ध्यान में नहीं गया, जब तक किसान अपने फसल को सड़क में फेंकने के लिए मजबूर नहीं हो गए। तो किसानों को फसलों का सही मूल्य दिलाना ये एक प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा सरकारें या राजनीतिक दल जो है फसल चक्र परिवर्तन की बात ज़रूर करती है, लेकिन उसके लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है सिंचाई की सुविधा, ये पूरे ज़िले में नदारद है। बांध बने हुए हैं लेकिन नहर गायब है। अगर नहर है भी तो इतनी बुरी कंडीशन में है कि पानी किसानों के खेत तक पहुंच ही नहीं पाता है। अधिकारी सालों साल नहर की ओर झांकने नहीं जाते हैं। तो ऐसे में फसल चक्र परिवर्तन कैसे होगा और किसान समृद्ध कैसे होंगे? ना उनके पास बाजार है और ना ही सिंचाई के साधन है। ऐसे में किसान हित की बात सिर्फ कागजों तक सिमटी हुई है ना जी। और पर्यटन की स्तर से बात करें तो टूरिज्म बढ़ाना है तो किस स्टेप से करना पड़ेगा? टूरिज्म अपने आप में एक बड़ा उद्योग माना जाता है। अगर जसपुर जैसे क्षेत्र जहां हमारे पास देश देखा है, पंचक्की है, हमारा पाट क्षेत्र है और सोगड़ा आश्रम जैसे, और अपने यहाँ महागिरजाघर जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर है, तो ऐसे जगह में हमारे यहाँ पर्यटकों की कमी होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर आड़े आ जाती है वही पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी। जसपुर तक पहुँचने के लिए सबसे पहले तो आपको सड़क की कमी नहीं आपको महसूस होगी। पर्यटक अगर नाम सुन के एक बार खींचे चले भी आए तो दोबारा आपको सड़क के कारण आने से कतराएंगे। रुकने के लिए, ठहरने के लिए अब धीरे धीरे विकसित जरूर हो रही है, लेकिन अभी भी पर्यटकों को सही तरीके से रुकने के लिए सुविधा विकसित करने की ज़रूरत है। दूसरा, जो पर्यटन केंद्र हैं वहाँ पर्यटकों को समय गुजारने के लिए कई संसाधन विकसित करने की ज़रूरत है। जैसे देश देखा हमारे यहाँ बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ बरसात के दिनों में चले जाएं या ठंड के समय में चले जाएं तो आप कुल्लू मनाली और शिमला जैसी जगह को भूल जाएंगे, इतनी खूबसूरत जगह है। लेकिन इन जगहों पर पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधा विकसित करने की ज़रूरत है। इस ओर अभी तक गंभीरता से काम नहीं हुआ है। तो ये भी हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा रहेगा कि भाई आपने हमारे लोग बात बहुत करते हैं कि हम पर्यटन विकसित करेंगे, सड़कों की सुविधा देंगे, लेकिन विकसित कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ बने हुए इतना साल हो गया, लेकिन अभी कहाँ विकास हुआ है? कहाँ है पर्यटन की सुविधा? रेल की सुविधा नहीं है, सड़कों की स्थिति खराब है। जो हमारे पर्यटन की संभावना है उसका हम सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई हम उद्योग का अगर विरोध कर रहे हैं तो यहाँ के जो हमारे जनजातीय बंधु हैं इनको जीवन स्तर पे सुधार लाने के लिए हम क्या विकल्प देना चाहते हैं, इस पर मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव के समय इन सारे मुद्दों पर जरूर चर्चा होगी जी। और बिजली की बात करें तो बिजली गाँव को पहुँच गई है हमारे क्षेत्र में जी। बिजली के क्षेत्र में पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। आज दूर दराज के गांव के क्षेत्र में बिजली जगमगाती हुई देखी जा सकती है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ का वायदा किया, उन्हें राजनीतिक फ़ायदा भी मिला। लेकिन बीते 5 सालों के दौरान मेरी रिपोर्टिंग, जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं या कलेक्टर के कार्यालय में जब जन दर्शन का आयोजन होता है या कोई मंत्री स्तर के कोई नेता आते हैं तो उनके पास अधिकांशतः
बिजली बिल की शिकायतें ही बहुत आती हैं। अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आरोप रहता है कि हम एक भी घर में एक बल्ब या 2 बल्ब जलाते हैं, लेकिन किसी का 10,000 किसी का 15,000 बिल थमाया जाता है उपभोक्ताओं को। तो इसको लेकर लगातार समस्या बनी हुई है। इस ओर बहुत ही गंभीरता से इसका निराकरण करने की आवश्यकता है जी। तो इस टाइप से है जसपुर के मुद्दे। तो रविंद्र जी बाद में फिर चर्चा करेंगे फिर कभी। बाकी काफ़ी अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा जसपुर के हालात, जसपुर के स्थिति को जान के। बाकी मिलते हैं रविंद्र जी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जी जी।